इस वीडियो में हम क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन यानी गुणसूत्र पुनर्योजन के बारे में समझेंगे। इसे क्रोमोसोमल क्रॉसओवर या गुणसूत्र विनिमय भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होती है। अर्धसूत्री विभाजन एक विशिष्ट कोशिका विभाजन होता है जिसके द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं। और अगुणित युग्मक या अगुणित कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें अन्य कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। बाद में ऐसी दो कोशिकाएं आपस में संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करती हैं। अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में होता है जिन्हें हम अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2 कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण के बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम अर्धसूत्री विभाजन 1 के बारे में समझेंगे जिसमें गुणसूत्रों का पुनर्योजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन 1 में विशेष रूप से इसकी पूर्वावस्था में पैकेटीन नामक एक चरण होता है जिसमें यह पुनर्योजन या क्रॉसओवर होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन 1 चरण में जाने से पहले कोशिका का डीएनए अंतरा अवस्था में इस प्रकार होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि इस चित्र में मैंने जो गुणसूत्र बनाए हैं वे केवल इस चरण को आसानी से समझने के लिए हैं, क्योंकि वास्तव में ये गुणसूत्र अंतरा अवस्था में ऐसे नहीं दिखाई देते। इसके बजाय अंतरा अवस्था में ये गुणसूत्र क्रोमैटिन के रूप में होते हैं जो डीएनए, आरएनए और अन्य प्रोटीन अणुओं से मिलकर बना होता है और माइक्रोस्कोप के नीचे धागे की एक उलझी हुई गेंद की तरह दिखाई देता है। यही क्रोमैटिन प्रोफेज यानी पूर्वावस्था के दौरान, विशेष रूप से लेट प्रोफेज के दौरान संघनित हो जाता है जिससे ये गुणसूत्र बनते हैं। लेकिन यहाँ आसानी से समझने के लिए चलिए मान लेते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन 1 चरण में जाने से पहले कोशिका का डीएनए अंतरावस्था में कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। अब मनुष्य के शरीर की एक सामान्य कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम या अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं और एक जोड़ी गुणसूत्र जो हमारा महिला या पुरुष होना निर्धारित करता है वे सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक जोड़ी में जो 2 गुणसूत्र होते हैं वे दोनों आकार और आकृति में एक समान होते हैं। उनमें जीनों का अनुक्रम तथा जीनों की स्थिति भी समान होती है। इसलिए इन गुणसूत्रों को होमोलोगस क्रोमोसोम यानी समजात गुणसूत्र कहा जाता है। लेकिन ये गुणसूत्र कहाँ से आते हैं? तो ये हमें जन्म के समय अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से मिलते हैं। यानी प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र पिता से मिलता है और दूसरा गुणसूत्र माता से मिलता है। इस प्रकार पिता से कुल 23 गुणसूत्र और माता से भी कुल 23 गुणसूत्र मिलते हैं। यही कारण है कि एक सामान्य मानव कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब इस चित्र में आपको एक जोड़ी गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए कि यह कोशिका में मिलने वाले गुणसूत्रों के 23 जोड़ों में से पहला जोड़ा है। यहाँ समझाने के लिए मैंने इन गुणसूत्रों को अलग अलग रंगों से दर्शाया है। मान लीजिए कि हरे रंग से दर्शाया गया गुणसूत्र पिता से मिला है और गुलाबी रंग से दर्शाया गया गुणसूत्र माता से मिला है। अब हमने अभी समझा था कि ये दोनों गुणसूत्र होमोलोगस यानी समजात गुणसूत्र होंगे क्योंकि इन दोनों का आकार और आकृति समान होंगे और इनमें जीनों का अनुक्रम तथा जीनों की स्थिति भी समान होगी। लेकिन इन गुणसूत्रों के जीन लक्षणों को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, इस संदर्भ में इनमें अंतर होता है। कैसे, चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए कि इस हरे गुणसूत्र में यह सफ़ेद पट्टी एक जीन है और यह जीन बालों में काले रंग को अभिव्यक्त करता है। इस जीन के पास बालों के काले रंग के लिए सूचना है। इसी प्रकार इस गुलाबी गुणसूत्र में जो सफ़ेद पट्टी है, मान लीजिए यह भी एक जीन है, लेकिन यह जीन बालों में भूरे रंग को अभिव्यक्त करता है, यानी इसके पास बालों के भूरे रंग के लिए सूचना है। इस प्रकार यहाँ ये दोनों जीन एक ही लक्षण को अभिव्यक्त कर रहे हैं और वह लक्षण है बालों का रंग। लेकिन ये दोनों इस लक्षण को अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं। एक जीन बालों में काले रंग को अभिव्यक्त करता है जबकि दूसरा जीन बालों में भूरे रंग को अभिव्यक्त करता है। तो ऐसे जीन जो किसी एक ही लक्षण को अभिव्यक्त करते हैं लेकिन वे उस लक्षण को थोड़ा भिन्न भिन्न रूप में अभिव्यक्त करते हैं, थोड़ा अंतर के साथ अभिव्यक्त करते हैं, ऐसे जीन एक दूसरे के अलील या युग्म विकल्पी कहलाते हैं।
वास्तव में ये एक ही जीन के थोड़े भिन्न रूप होते हैं। इसका मतलब यहाँ ये दोनों जीन एक दूसरे के अलील हैं, एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं। अब एस प्रावस्था के दौरान इन गुणसूत्रों में मौजूद डीएनए का द्विगुणन होता है। पुनः ध्यान रहे कि ये एस प्रावस्था में इस तरह बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि ये इस तरह पूर्वावस्था के दौरान दिखाई देते हैं। लेकिन आसानी से समझने के लिए मान लेते हैं कि ये एस प्रावस्था में इसी तरह दिखाई देते हैं। इसका मतलब जब ये समजात गुणसूत्र एस प्रावस्था से गुजरते हैं तो इनमें से प्रत्येक गुणसूत्र की एक प्रतिकृति बन जाती है। हालांकि अभी भी ये समजात गुणसूत्र ही होते हैं, लेकिन अब इन्हें प्रतिकृत समजात गुणसूत्रों का युग्म कहा जाता है, क्योंकि अब इनकी दो प्रतियां बन चुकी हैं। जैसे यह एक प्रति है और यह दूसरी प्रति है, इसी तरह इसमें भी यह एक प्रति है और यह दूसरी प्रति है। इसके अलावा प्रत्येक प्रतिकृत समजात गुणसूत्र दो संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है, जो सेंट्रोमियर यानी गुणसूत्र बिंदु पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे ये दोनों संतति अर्ध गुणसूत्र हैं जो सेंट्रोमियर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अर्धसूत्री विभाजन 1 के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों के ये दोनों समजात जोड़े पृथक हो जाते हैं, यानी यह एक कोशिका में चला जाता है और यह दूसरी कोशिका में चला जाता है, और इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन 2 होता है, जिससे ये संतति अर्ध गुणसूत्र भी अलग हो जाते हैं और अंततः हमें हैप्लॉइड सेल्स यानी अगुणित कोशिकाएं प्राप्त हो जाती हैं। अब आइए इन संतति अर्ध गुणसूत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जिनका निर्माण डीएनए का द्विगुणन होने के बाद हुआ है। तो पैकेटीन चरण की शुरुआत में हमारे पास प्रतिकृत समजात गुणसूत्रों की एक जोड़ी होती है और इन गुणसूत्रों में दो प्रकार के अर्ध गुणसूत्र होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड यानी संतति अर्ध गुणसूत्र और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड यानी असंतति अर्ध गुणसूत्र। अब इनमें क्या अंतर होता है? तो इसे समझने के लिए याद रखें कि यदि अर्ध गुणसूत्र एक ही रंग के हैं, यानी यदि वे एक ही पैतृक गुणसूत्र के भाग हैं, तो उन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है, और यदि वे अलग अलग रंगों के हैं यानी असमान पैतृक गुणसूत्र के भाग हैं, तो उन्हें असंतति अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ असंतति अर्ध गुणसूत्र अभी भी इस समजात युग्म से संबंधित होते हैं, लेकिन ये एक ही पैतृक गुणसूत्र का भाग नहीं होते हैं। असंतति अर्ध गुणसूत्रों में से एक अर्ध गुणसूत्र पिता से मिले गुणसूत्र का भाग होता है, जबकि दूसरा अर्ध गुणसूत्र माता से मिले गुणसूत्र का भाग होता है। अब ये दोनों गुणसूत्र एक दूसरे के निकट आते हैं और आपस में जुड़कर एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे टेट्रेड या चतुष्क कहा जाता है। चूँकि इस संरचना में 4 भाग होते हैं, इसलिए इसे चतुष्क कहा जाता है। इसके बाद इस चतुष्क के वे भाग जहाँ पर एक समान जीन होते हैं, यानी एक ही लक्षण को अभिव्यक्त करने वाले जीन होते हैं, वे भाग एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और मिलकर एक्स आकार की एक संरचना बनाते हैं, जिसे कायस्मेटा कहा जाता है। और यही वह स्थान होता है जहाँ पर इन दो असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच जीनों का विनिमय होता है, यानी अलील का विनिमय होता है। इसका मतलब यहाँ गुलाबी गुणसूत्र के कुछ जीन हरे गुणसूत्र से जुड़ जाते हैं और हरे गुणसूत्र के कुछ जीन गुलाबी गुणसूत्र से जुड़ जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन यानी गुणसूत्र पुनर्योजन या क्रॉसिंग ओवर यानी गुणसूत्र विनिमय कहा जाता है। इस गुणसूत्र पुनर्योजन के बाद पैकेटीन चरण के अंत में हमें जो गुणसूत्र मिलते हैं वे कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। यहाँ वे अलील जिनका विनिमय हुआ है वे पुनर्योजी गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। अब ये पुनर्योजी गुणसूत्र क्या है? तो वे गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र पुनर्योजन या जीनों का क्रॉसिंग ओवर हुआ है, उन्हें पुनर्योजी गुणसूत्र कहा जाता है, और वे गुणसूत्र जो अभी भी पैतृक गुणसूत्रों के समान हैं, उन्हें गैर पुनर्योजी गुणसूत्र कहा जाता है। अब अर्धसूत्री विभाजन 1 के अंत में समजात गुणसूत्र 2 कोशिकाओं में अलग हो जाते हैं, और ये कोशिकाएं कुछ इस तरह होती हैं। इसके बाद ये कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन 2 से गुजरती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 में प्रत्येक समजात गुणसूत्र के संतति अर्ध गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं। अब चूंकि आपने गुणसूत्र पुनर्योजन के बारे में समझ लिया है, तो क्या आप बता सकते हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण और आवश्यक है
और लैंगिक जनन की प्रक्रिया में यह क्यों होता है, चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक जीव है जिसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण मौसम की चरम स्थितियों में उसके लिए जीवित रहना काफ़ी मुश्किल होता है। अब यदि ऐसे माता पिता से आनुवंशिक सूचना बिना किसी परिवर्तन के या बिना किसी रूपांतरण के संतान को प्राप्त होती है, तो उस संतान को भी मौसम की चरम स्थितियों में जीवित रहने में बहुत कठिनाई होगी। लेकिन यदि संतान का डीएनए माता पिता के डीएनए से थोड़ा भिन्न है, तो यह भिन्नता संभवतः संतान को मौसम की चरम स्थितियों में भी जीवित रहने में सक्षम बना सकती है, और यह किसी प्रजाति के निरंतर अस्तित्व में बने रहने के लिए आवश्यक भी है। यही कारण है कि गुणसूत्र पुनर्योजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुणसूत्र पुनर्योजन ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संतान की आनुवंशिक सामग्री में इस तरह का परिवर्तन हो पाता है। इसके अलावा लंबे समय के साथ डीएनए अनुक्रमों में ये छोटे छोटे परिवर्तन, जिन्हें म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है, ये इकट्ठा होते जाते हैं, जिससे नई प्रजातियों का विकास होता है। लेकिन ध्यान रहे कि यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें लाखों वर्षों का समय भी लग सकता है।